सभी छात्र वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबा दें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय विज्ञान और विज्ञान के 2018 से 2023 तक के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। तो इस एक वीडियो में कंप्लीट आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और PS24 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समझते हैं, आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं 6 नंबर से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो इनको हमने प्रश्न को भी लिखा है, तो एक बार देखते हैं यहाँ से। ये हैं आपके प्रश्न नंबर 6, 2018 का पेपर है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? जितना आपके पेपर में पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये 1 नंबर का प्रश्न है, तो जितना पूछा गया है उतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग हैं? आपको ये बताना है कि जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उसमें कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं। तो आप देखेंगे जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है उसमें 7 तो आवर्त हैं और 9 वर्ग। कितने? 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, फसल चक्र किसे कहते हैं? और यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है कि फसल चक्रण किसे कहते हैं। समझते हैं, फसल चक्र किसे कहते हैं? तो किसी खेत में एक निश्चित समय में, कोई खेत है उसमें एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, यानी पहले एक फसल बोई उसके बाद जो दूसरी फसल बोई है उसमें क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं समान। जैसे आपने कोई भी फसल अभी लगाई, काटने के बाद दूसरी वही फसल लगा दी, वही का मतलब ये है कि उसी प्रकार की फसल लगा दी। तो उससे क्या होगा, उससे जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। जैसे आपको अधिक निराई गुड़ाई वाली कोई फसल आपने की, उसके बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल करें। जैसे आपने कोई अधिक खाद जिसमें लगती है फसल में वो फसल की, उसके बाद कम खाद वाली फसल करें, तो ये फसल चक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 है, मैरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो मैरेस्मस रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कास्टिक सोडा और खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो कास्टिक सोडे का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। कास्टिक सोडे का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaOH। और खाने का सोडा होता है उसका यूज होता सॉरी उसका जो सूत्र होता है NaHCO3। इस प्रकार से आपको लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है 2018 का, तो किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखना है। एक का पूछा गया है तो आप लिख सकते हो किसी एक का नाम। हमने यहाँ पर 3 लिखे हैं तो आप एक लिख देना। DDT है, मेलाथियान है, बोरिक एसिड है, ये आपके कीटनाशक पदार्थ हैं। जो कीट का नाश करें वही कीटनाशक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2019 का पेपर और इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल कैल्सीफेरोल है, और इससे जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, यानी हम कह सकते हैं सूखा रोग होता है। विटामिन डी हमें धूप से मिल जाती है, जो सुबह सुबह की जो धूप होती है उससे हमें विटामिन डी मिल जाती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और उपयोग भी लिखना है। ये बेकिंग सोडा है, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है और उपयोग भी लिखना है। ये प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए और इसका उपयोग भी लिखिए। तो जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और इसका उपयोग होता है ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थ के निर्माण में। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो आप देखेंगे कि यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे तो आप 50 से 70% प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं आप 50 से 70% पेपर आपको हल कर लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से ही। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना, और कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है पास होने का। केवल एक तो ये है कि आप पूरा पेपर करना चाहते हैं तो सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप शॉर्ट में पढ़ें। दूसरा, पुराने वर्ष के आप पेपर करने होंगे, पुराने वर्षों के आपको पेपर करने ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको 2018 से 2023 तक का विज्ञान का पेपर है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। तो समझते हैं जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है तो इसको शॉर्ट में के डा कहते हैं। तो KEDA यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील हैं और जल में BC घुलती हैं, और वसा में कीड़ा नहीं घुलता है। सॉरी, वसा में कीड़ा घुलता है, इस प्रकार से कह सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार से आपको ट्रिक बनानी है उस प्रकार से आप बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस प्रकार में एकत्रित होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हो यकृत है, फेफड़े हैं, त्वचा है, वक्र है, आंत हैं। ये सभी कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग हैं। प्रश्न नंबर 11, कार्य किसे कहते हैं, यानी कार्य की परिभाषा लिखना है। इसकी इकाई लिखिए, यानी मात्रक लिखना है। तो कार्य की परिभाषा आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने को कार्य कहते हैं, और इसका मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेपर है आपका 2020 का पेपर है, और इसे समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। इसका उपयोग भी लिखना है। तो सरल से सरल परिभाषा हमने बनाने की कोशिश की है, और जिससे आप पेपर में लिख सकें। यदि आप ज़्यादा लेंथी पढ़ेंगे तो जो पेपर में 1 घंटे का समय होता है जिसमें 18 प्रश्न करने होते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। DLED में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। DLED में क्या है? पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। समझते हैं, नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यदि आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं।
नाभ की जब विखंडन होता है तो ऊर्जा निकलती है, उसे ही नाभ की ऊर्जा कहेंगे। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग। तो विद्युत उत्पादन में होता है, नाभिकीय रिएक्टर में होता है। तो इस प्रकार आपको लिखना होगा। पेपर में आपको प्रश्न नहीं लिखने होते हैं, उत्तर नंबर डालना होता है। जैसे यहाँ पर बीच में आपको उत्तर नंबर 6 डालना है, काले पेन से और नीले पेन से लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक है तो आपको उसकी परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी देना है। तो हेडिंग डाल लेंगे काले पेन से कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक। तो प्रथम वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं उसमें आलंब जो होता है वो बीच में होता है। यदि हम चित्र बनाएं तो इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो आलंब जो होगा वो बीच में होगा। ये आलंब बीच में होता है किसके? आयास, आयास और भार के। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो प्रथम वर्ग के उत्तोलक। तो प्रथम वर्ग का जो उत्तोलक होता है उसमें क्या होता है, तो आप कह सकते हो प्रथम वर्ग के उदाहरण में आप लिख लो। और उदाहरण में आप लिख सकते हो तुला। क्या लिख सकते हो? तुला लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण पूछा गया है तो आप तुला लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन के दो दो उदाहरण लिखिए। तो आपने देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन के ई डी ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो आप एक नंबर में प्रश्न है तो 2 पॉइंट लिख दो कि कारखानों का जो गंदा पानी है वो नदियों में मिलाना, ये भी जल प्रदूषण का कारण है। जब शहर के जो नाले होते हैं उनमें जो गंदा पानी होता है उसे नदियों में मिलाना, ये भी जल प्रदूषण होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि खेतों में जो कीटनाशक दवाई लगाई जाती है, अब वर्षा हुई तो वो नदी में मिल जाएगा पानी, तो वो भी आपका प्रदूषण करेगा, जल प्रदूषण। यदि आप नदी में मृत पशुओं को बहाएंगे तो वो भी जल प्रदूषण है। तो जल जहां से दूषित हो रहा है उसको ही आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं प्रश्न नंबर 10। वसा को कितने समूहों में बांटा गया है। तो जो वसा है उसको 3 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 समूह हैं? एक तो संतृप्त वसा है, एक असंतृप्त वसा है, एक बहु असंतृप्त वसा। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। तो ये समीकरण दिया था और इसको इस प्रकार से ये हमने अंडरलाइन की है, तो इसको पूरा किया गया है। यानी CaCO3 प्लस 2HCl। तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपका 2021 का पेपर है और इसका प्रश्न हमको देखना पड़ेगा 2021 का है कि नहीं। यहाँ से हम निकालते हैं। तो 2021 का ये पेपर है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 2021 का पेपर है और यहाँ पर दिया है अम्ल और क्षार में अंतर। क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 6 में अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। तो अम्ल की डेफिनेशन लिख दो और क्षार की डेफिनेशन लिख दो। तो यहाँ से देखेंगे एक तरफ अम्ल डालेंगे, दूसरी तरफ क्षार डालेंगे और हेडिंग डाल लेंगे अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल में लिखेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी जल के विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब क्षार में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, NaOH यानी Na पॉजिटिव
OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव है। ठीक है, अब अम्ल में समझते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है? क्षार इसका अपोजिट। क्षार मतलब लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, यानी नीले को लाल, जो नीला है नीले को लाल करेगा कौन? अम्ल। क्षार करेगा लाल को नीला। इस प्रकार से आप पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, फसल चक्रण क्या होता है? यानी हम कह सकते हैं फसल चक्र के बारे में ही पूछा गया है, फसल चक्र या फसल चक्रण। उत्तर नंबर डाल के इस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फसल चक्रण हेडिंग डालेंगे। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, एक फसल के बाद क्या है? दूसरी फसल बोना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। जिससे क्या है? जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, यानी जो उपजाऊ की मात्रा है वो बनी रहे, यानी भूमि उपजाऊ रहे। यदि ज़्यादा खाद का यूज करेंगे तो भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल इस प्रकार से बोना है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, तो उसे कहेंगे फसल चक्र। जैसे कम खाद वाली फसल है उसके बाद अधिक खाद वाली फसल बोएं, अधिक निराई गुड़ाई वाली है तो उसके बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल बोएं, तो जो फली वाली फसल है उसके बाद बिना फली वाली फसल बोएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्रम से बोनी है, तो उससे क्या होगा कि जो खेत की उर्वरा शक्ति है या फिर जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किन्हीं दो कीटवच्छी पौधों के नाम लिखने हैं। किन्हीं दो, यानी प्रश्न नंबर 8 है, किन्हीं दो कीटवच्छी पौधों के नाम लिखने हैं। तो देखते हैं, दो कीटवच्छी पौधे आप लिख सकते हैं, नेफेंथिस, नेफेंथिस और ड्रोसेरा। ये दो कीटवच्छी पौधे हैं जो अपना भोजन कीटों का भक्षण करके करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, सामर्थ्य को, किसको? सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र भी लिखना है। सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए क्या करना है? इसका सूत्र भी लिखना है। तो यहां से समझते हैं, सामर्थ्य यानी कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर कार्य बट्टे समय। सामर्थ्य बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे समय। सामर्थ्य बराबर कार्य बट्टे समय। नेक्स्ट समझते हैं, नवीकरणीय, नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा में अंतर बताना है। तो अंतर किस प्रकार लिखेंगे समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एक तरफ डालेंगे नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरी तरफ अनवीकरणीय ऊर्जा। यानी ऐसे ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा, कैसी ऊर्जा? ऐसी ऊर्जा जिसका उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इसका उपयोग करने के बाद आप इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, इसका एक बार उपयोग हो जाए तो दोबारा उपयोग नहीं, उपयोग में कैसे लाओगे? अगर आपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाई वो खत्म हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार डलवा लो वो चलती रहेगी, नहीं। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। तो यानी ऐसी ऊर्जा जिसका उपयोग करने के बाद पुनः उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता अनवीकरणीय ऊर्जा, और जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है वो नवीकरणीय ऊर्जा। तो इस प्रकार से जब डेफिनेशन बनाते हैं तो दोनों का अंतर करके यदि आप करेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत पेट्रोल है, डीजल है, और नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये आपकी आती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका टीकाकरण। प्रश्न नंबर 11, टीकाकरण क्या है लिखिए। तो टीकाकरण हम कह सकते हैं वैक्सीन, कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी हैं वही है कि किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोध
रोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा दी जाती है, या तो दवा खिलाई जाएगी या पिलाई जाएगी या फिर आपको लगाई जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है वो टीकाकरण कहलाती है। जो टीका लगाने की जो प्रक्रिया है वही टीकाकरण है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2022 का, और 2022 का पेपर देखते हैं। ये है आपका 2022 का पेपर, यहाँ से देखेंगे ये 2022 का पेपर, और हम देख रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पर दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ से समझेंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यानी अपनी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, अपनी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखने हैं। सौर मंडल के कितने ग्रह? 8 ग्रहों के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सौर मंडल के 8 ग्रह निम्नलिखित हैं। बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और सूर्य के सबसे दूर आपका वरुण है। सूर्य से सबसे दूर पूछा जाए तो वरुण, सूर्य के सबसे नजदीक बुध, और पृथ्वी के नजदीक पूछा जाए ग्रह तो शुक्र। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, यानी किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आप लिखेंगे जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज चैडविक ने की थी 1931 में। किसने की थी? चैडविक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखने हैं। जितना पूछा जा रहा है उतना ही आपको सटीक सटीक आंसर देना है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप लेंथी लिख लें। यदि आप लिखेंगे भी तो आप क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 18 प्रश्न तभी हो सकते हैं जब आप सटीक सटीक लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। जीवाणुओं से होने वाले दो रोग तो आप लिख सकते हैं निमोनिया, हैजा, ये दो रोग आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वनस्पति कोश का और प्राणी कोश का। वनस्पति कोश का, प्राणी कोश का, प्राणी कोश का या फिर जंतु कोश का, एक ही बात है, तो हम इसका अंतर पूछा गया है तो अंतर लिखेंगे। तो समझते हैं वनस्पति कोश का और प्राणी कोश का। वनस्पति कोश का में समझते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो आप पेड़ देखते हैं, पेड़ पौधे, उसके ऊपर जो आप देखते हैं आवरण लगा होता है, ठीक है, छाल जो होती है वो बाहरी भित्ति होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है। इसमें वनस्पति कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है और प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आप देखेंगे आपके हैंड में ऐसा तो है नहीं कोई अलग से कोई कवर है वो लगा है, पर एक खाल है, ठीक है, तो ये सिंगल है, यानी कोशिका भित्ति नहीं है। पर्णहरित नहीं पाया जाता, प्राणी कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, यहाँ से समझते हैं समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक यानी एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। परंतु क्या होता है? परमाणु भार अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या समान होने के कारण, जो परमाणु संख्या है वो समान होने के कारण इन्हें अलग नहीं किया गया है, इस कारण इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिनियम, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 2023 का पेपर है, तो 2023 का पेपर समझते हैं। वयस्क मनुष्य मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो जो वयस्क जो मनुष्य होता है या मानव होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां या अस्थियां होती हैं। वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिनों के नाम लिखिए।
तो वसा में घुलनशील KEDA यानी केडा वसा में घुलता है, वो BC जल में घुलती हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। टीकाकरण क्या है, तो आप 2023 का प्रश्न देखेंगे। यदि 2018 से 2022 तक के प्रश्न अभी आपने देखे तो मोस्टली प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको कोई भी विषय कठिन लगता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2018 से 2023 तक के पेपर आपको याद कर लेने हैं। जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें याद कर लो, आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अच्छे अंक लाने के लिए सिलेबस आपको पढ़ना होगा। टीकाकरण क्या है, तो हेडिंग डाल लेंगे टीकाकरण। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं, ठीक है। जैसे वैक्सीन आपके लगी थी वो टीका ही था। यह प्रक्रिया जो थी वो टीकाकरण थी। तो जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, टीकाकरण। किन्हीं दो कीटवच्छी पौधों के नाम लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो ड्रोसेरा नेफेंथिस। दो कीटवच्छी पौधे पूछे गए हैं तो आप नाम लिख सकते हो। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है और ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है और ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणु में किसकी संख्या भिन्न होती है, तो ये समस्थानिक की जो डेफिनेशन थी वही लिख देंगे, तो वही है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट है चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का जो एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी।